सेक्शन नंबर 472 से रिलेटेड और 477 तक कुछ प्रोविजन हैं जहां पर आपको मर्सी पिटिशन वगैरह का संबंध में प्रावधान किया गया है। फिलहाल हम उस टॉपिक को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा बेल या जमानत। तो सेक्शन नंबर 478 निकाल लेना है आप लोगों को। बेसिकली ये जो पीडीएफ प्रिपेयर्ड है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जमानत या बेल के बारे में। जमानत या बेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के पर्पस के लिए भी, और साथ ही साथ एडवोकेसी के लिए भी। वकालत में, एडवोकेसी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जमानत। जमानत या बेल अभियुक्त को गिरफ्तारी से छूट प्रदान करना, सिंपल लैंग्वेज में जमानत रहता है। जब कोई अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करती है किसी भी केस में, और उसके बाद उसको जमानत दिया जाता है न्यायालय के द्वारा या कभी कभी पुलिस के द्वारा भी, कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं इसके रिगार्डिंग। उसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति को हमने निर्दोष साबित नहीं किया है, लेकिन उसको जमानत पर छोड़ भी दिया गया है ताकि वो कोर्ट के कार्रवाई में सहयोग कर सके, और जब उसकी उपस्थिति आवश्यक होगी वो न्यायालय में उपस्थित होगा, प्रस्तुत होगा। तो जमानत या बेल से संबंधित सबसे पहला प्रावधान आता है किसके रिगार्डिंग, प्रोविजन कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें। तो जमानत या बेल से संबंधित प्रावधान सबसे पहले तो इसकी परिभाषा मिलेगी हमें, जो 21B में दिया गया है। सीआरपीसी जब बीएनएसएस बना तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है जमानत, बेल वर्ड को डिफाइन करना। जमानत या बेल शब्द को कभी भी डिफाइन नहीं किया गया था सीआरपीसी में। इसके कुछ परिभाषाएं हमें कुछ जजमेंट्स में मिल जाते हैं, या कुछ डिक्शनरीज में हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, लेकिन इसका कोई अप्रोप्रिएट डिफिनेशन, क्योंकि कोई संहिता में किसी भी एक्ट या कोड में इसके रिगार्डिंग डिफिनेशन नहीं प्रोवाइड किया गया था इंडिया में। लेकिन अब बीएनएसएस में इसको बहुत स्पष्ट रूप से 21B में डिफाइन कर दिया गया है, जो आपको जमानत शब्द की व्याख्या करता है, उसकी परिभाषा देता है। जमानत से ऐसे प्रक्रिया का उपबंध है जहां पर किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। Bail means release of a person accused or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई है सेक्शन नंबर 21B बीएनएसएस के अंतर्गत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। और जमानत के संबंध में डिटेल प्रोविजन, इसके सभी प्रक्रिया और प्रावधानों का उल्लेख हमें मिल जाएगा चैप्टर नंबर 15 में, सेक्शन नंबर 479 से, सॉरी 478 से 496 तक, 478 से 496 तक जमानत के संबंधित प्रावधान, प्रतिभूति, श्योरिटी, इन सभी के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं। क्या प्रोविजन है, कितने प्रकार के बेल होंगे, और बाकी चीजें भी उसमें हमें मिल जाएंगी। जो बेल शब्द है, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। जो बेल वर्ड है, ये फ्रेंच शब्द से बना है, जो बेलियर वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सिग्निफाइंग डिलीवरी और हैंडओवर। ये तीन अलग अलग चीजें हैं, या तो डिलीवरी करना या हैंडओवर करना, यानी कि किसी को हैंडओवर करना या डिलीवरी करना। तो जमानत एक फ्रेंच वर्ड से बना है जिसे बेलियर बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सुपुर्द करना या सौंपना। ठीक है, ये बेल शब्द का ऑर्गिन है, बेलियर शब्द।
कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि ये लेटिन रोमन वगैरह भी आते हैं, बट सबसे अगर प्राचीन में जाएं, दी मेन ऑर्गन जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच वर्ड से उत्पत्ति हुई है, बेरियर शब्द में। ये आपको मेंस में काम आएगा। एक और चीज इसमें बहुत अच्छी एड ऑन की गई है कि जमानत का पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग बेल। आप ये समझिए सबसे पहले कि जमानत किसी को दे ही क्यों है। क्या आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को जमानत या बेल देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तो उसको क्यों नहीं हम 2 साल 1 साल लगातार जेल में रखें और पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। ऐसा भी हो सकता है, ना भागने का डर, ना जमानत देने का डर। लेकिन इससे उस व्यक्ति को, अगर वो निर्दोष होता तो उस कंडीशन में दिक्कत होती। तो यहाँ पर जमानत का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन दोनों चीजों में, आप इसको बोलते हैं नैतिक न्यायशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इथिकल जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, और संवैधानिक न्यायशास्त्र जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है। यानी कि ये जो जमानत का उद्देश्य है, अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इथिकल जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस का सामंजस्य है, बैलेंसिंग है। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति जो अभियुक्त है वो अपराधी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट के लिए जो सबका वेलफेयर चाहता है, उस कंडीशन में एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक कल्याणकारी राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो एक अभियुक्त यानी एक एक्यूज्ड जो ऑफेंडर हो भी सकता है या हो सकता है कि वो इनोसेंट हो, दोनों ही कंडीशन बन सकती है। कोई भी ट्रायल कोर्ट ये नहीं जानती है कि उसके पास जो कटघरे में खड़ा है वो व्यक्ति, एक एक्यूज्ड व्यक्ति, क्या अपराधी है या नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ऐसी प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे उस व्यक्ति को जेल में रखकर समाज की सुरक्षा भी करेंगे, भागने से रोकेंगे भी, अपराध करने से रोकेंगे, साक्षियों को धमकाने से रोकेंगे, डराने से रोकेंगे। ये सभी काम भी रखेंगे जेल में रखकर, उस व्यक्ति को जेल में रखकर। और इसके दूसरे एक्सपेक्ट में हम उस व्यक्ति को जमानत देकर उसके मौलिक अधिकारों का भी रक्षा करेंगे। यानी कि बीच बीच में उसको जमानत भी देंगे ताकि वो बाहर जाए, अपने आवश्यक कामों को कर पाए, परिवारजनों से मिल पाए, बाकी चीजें भी हो सकें। इसलिए तो उसको जमानत भी दिया जाता है और उसको जेल में भी रखा जाता है। इन दोनों को सामंजस्य जो है, बैलेंस करना ही इस जमानत का उद्देश्य है। तो जमानत एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जहां पर हम दोनों का बैलेंसिंग देखते हैं, नैतिक न्यायशास्त्र यानी इथिकल जूरिस्प्रूडेंस और संवैधानिक न्यायशास्त्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि एक व्यक्ति को आप लगातार जेल में रख दीजिए 5 साल तक, 2 साल तक, और बाद में पता चले कि वो व्यक्ति अपराधी नहीं है, या किसी व्यक्ति को आप जेल में ना रखें, उसको जमानत पर छोड़ दें और वो बाहर जाकर पुलिस की अन्वेषण में सहायता ही ना करे, तो पुलिस का अन्वेषण पूर्ण ही नहीं होगा। या फिर कोर्ट की कार्रवाई में विघ्न होगी अगर वो निर्धारित तारीख को न्यायालय में प्रस्तुत ना हो। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत बैलेंसिंग का काम है, बहुत ही सामंजस्य और संतुलन का काम है कि एक व्यक्ति को हम इतने समय तक जेल में रखें ताकि न्यायालय की कार्रवाई भी सही से चले, पुलिस का अन्वेषण भी सही से चले, और दूसरी तरफ उस व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी हनन ना हो। तो ये मेन एस्पेक्ट है आपका बेल का। सेम चीजें आपको इंग्लिश में भी मिल गई है लिखी हुई। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग इथिकल jurisprudence एंड कॉन्स्टिट्यूशनल jurisprudence। ये डिफिनेशन आपका है 21B में डिफाइन किया गया है, जो बेल को वो आपके बेल एक्ट में दी हुई है। जमानत के प्रकार, जमानत या बेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध, यानी कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये 2 प्रकार के जमानत होते हैं। और एक और प्रक्रिया है अग्रिम जमानत का, यानी एंटीसिपेटरी बेल का।
तो उसको थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से हम समझ लेंगे। इतनी सी चीज बहुत आराम से दिमाग में आ जाएगी। डिटेल प्रोविजन हम बेरेट से भी देखेंगे। सबसे पहला बताया गया है कि जमानत में एक होता है जमानती अपराध। अगर जमानती अपराध है, अगर वो अपराध जमानतीय है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें जमानत बेल सेक्शन नंबर 478 के माध्यम से मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 478 के माध्यम से मिल जाएगा। और वो पुलिस ऑफिसर भी दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। जिसमें आप देखते होंगे कि बेलेबल वारंट इशू किया जाता है न्यायालय के द्वारा, जमानती वारंट इशू किया जाता है न्यायालय के द्वारा। और उस कंडीशन में पुलिस अरेस्ट करती है और बॉन्ड लेकर या बेल बॉन्ड लेकर, जमानत पत्र या बंद पत्र लेकर उस व्यक्ति को छोड़ भी देती है। पुलिस को अधिकार है जमानती मामलों में जमानत देने का। उसके बाद आता है आपका दूसरा है वो जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है, वो जमानती अपराध है, उस कंडीशन में बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अजमानती अपराधों में कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो अजमानती अपराध है उसमें जमानत नहीं मिलेगा। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अजमानती अपराध में जमानत नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजमानती अपराधों में भी, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जमानत मिलेगा। बशर्ते बशर्ते अजमानती अपराधों में जमानत पुलिस बिल्कुल भी नहीं दे सकती है। उसके लिए हमें जमानत मांगना पड़ता है, न्यायालय से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। और कोर्ट जमानत दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, यानी कि ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर पर डिपेंड करेगा। और जमानती मामलों में बेलेबल वारंट जो मामले होंगे, जमानती मामले होंगे, उसमें जमानत मिलना व्यक्ति का अधिकार है, उसका राइट है। और अजमानती मामलों में जमानत मिलना वो मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशन पावर है। वहां पर हम न्यायालय को बात नहीं कर सकते हैं कि आप जमानत दे ही दे दीजिए, वो उसका डिस्क्रिशन पावर है। और वहां पर मजिस्ट्रेट और फर्दर मजिस्ट्रेट और फर्दर, सेक्शन नंबर 483 में अगर मजिस्ट्रेट ने हमारा बेल रिजेक्ट कर दिया तो हम फिर सेशन कोर्ट भी जा पाएंगे, हम सिर्फ फिर हाई कोर्ट भी जा पाएंगे। लेकिन आपको एक प्रोसीजर बता दूं कोर्ट का, कि जब भी हम बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें हम जमानत मांगते हैं, तो सबसे पहले हमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने के बाद बेल अगर यहीं से मिल गया तो मिल जाएगा। लेकिन गंभीर मामले जैसे डेथ पेनल्टी वाले मामलों में नॉर्मली मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको नहीं मिलेगा बेल। तो वहां पर आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन नॉर्मली हर तरह के मामलों में जमानत देने का अधिकार रखता है। लेकिन फिर भी जब गंभीर तरह के मामले होते हैं या रेप आदि जैसे मामले होते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन न्यायालय भी जमानत प्राय नहीं देते हैं। ऐसे कंडीशन में हम चले जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जमानत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, जाहिर सी बात है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर फिर कोर्ट ऑफ सेशन में जाने के बाद आपका काफी टाइम अभियुक्त तो जेल में रह चुका होता है, तो नॉर्मली हाई कोर्ट ग्रांट कर देती है, बट बाउंड नहीं है। क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना, इट विल बी कंप्लीटली ऑन डिस्क्रिशन पावर ऑफ कोर्ट। ये पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर आधारित है। और न्यायालय उसमें जमानत दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के जमानत देने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें वो जमानत नॉर्मली नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास आदि से संबंधित मामले हैं और वो किसी और एक्सेप्शंस में नहीं आ रहे हैं, तो वो ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या अवरोध हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट पर नहीं है। वो हर तरह के मामलों में जमानत दे सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत नहीं मिला तो सेक्शन नंबर 483 में हम जा सकते हैं फर्दर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में। यहाँ पर अजमानती अपराधों में जमानत की विशिष्ट यानी स्पेशल पावर्स दिए गए हैं सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को। उसके बाद हमारे पास एक और प्रकार का जमानत होता है,
जिसे हम लोग बोलते हैं अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को एंटीसिपेशन है, उसे ये लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, और वो अरेस्ट अजमानती अपराधों में किया जाने की बात हो रही है, वो अरेस्ट अजमानती अपराध में करने की बात हो रही है। ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को भय है, डर है कि उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का ऑर्डर आ सकता है, वो भी नॉन अवेलेबल, तो ऐसे कंडीशन में अजमानती अपराधों में अगर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति सीधा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, इससे नीचे किसी भी न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रावधान भी नहीं है। वो सीधा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करेंगे। नॉर्मली प्रोविजन है कि पहले हम लोअर कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले हम सेशन कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे। एक और कॉमन सेंस लगाने की बात है, ये याद करने की जरूरत नहीं कि पहले सेशन कोर्ट में जाएंगे फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, ये समझने की बात है। आप खुद सोचिए कि अगर आपका क्लाइंट जेल में है और आपके पास उसको भेजना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन में गए। कोर्ट ऑफ सेशन में जाने के बाद हो सकता है आपके क्लाइंट को बेल वहीं से मिल जाए, टेंशन खत्म। अगर यहां से बेल नहीं मिली तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए, मान लीजिए ऐसा प्रावधान है नहीं, अगर ऐसा प्रावधान होता कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते थे, तो ऐसे परिस्थितियों में जमानत हाई कोर्ट ने दिया या नहीं दिया, उस कंडीशन में हमारे पास दूसरा कोई और चारा नहीं होता सिवाय इंतजार करने के, कि कुछ दिन इंतजार करने के बाद फिर से हम आवेदन करें। यही कारण है कि हम पहले कोर्ट ऑफ सेशन जाते हैं और दोनों जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार सेक्शन जो दिख रहे हैं आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए भी और साथ ही साथ एग्जामिनेशन के लिए तो है ही। आपने यहाँ पर समझा कि जमानती मामलों में जमानत मिलना व्यक्ति का अधिकार है, उसका राइट्स है, और अजमानती मामलों में नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिलना वो उसका अधिकार नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। 480 और 483, 483, ये दोनों सेक्शन इनसे कनेक्ट करते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल 482 में है, जो अग्रिम जमानत की बात करता है। आगे थोड़े और इसकी डिटेल प्रोविजन देखेंगे। तो 480 में जो बेल का प्रावधान है उसे हम लोग 480 में जो बेल का प्रावधान है उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर बेल या नियमित जमानत। यानी कि जब 480 के तहत कोई व्यक्ति को का बेल लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो रेगुलर बेल है। जैसे पर्सन जब अरेस्ट हो चुका है, उसके बाद उसको बेल दिया जा रहा है, इंश्योर करने के लिए कि वो फर्दर ट्रायल में उपस्थित रहेगा, और इसीलिए उसको जो जमानत दी जाएगी उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि आपको अगली तारीख को जब भी न्यायालय के द्वारा डेट पड़ेगी आप उसमें प्रस्तुत होंगे, नहीं तो आपका बेल टूट जाएगा, जमानत टूट जाएगी और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। इस कंडीशन में 480 के तहत उसको जमानत दी जाती है, जिसको हम लोग रेगुलर बेल कहते हैं। आप बोलेंगे कि सर इस तरह का कोई वर्ड रेगुलर बेल या नियमित जमानत हमारे बैरक में दिख नहीं रही है। वो आपको वहां दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कोर्ट के लैंग्वेज हैं और कोर्ट में प्राय यूज होते हैं। तो हम इस सेक्शंस को थोड़े कोर्ट के प्रोसीडिंग के साथ भी समझ रहे हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस में भी अगर आप काम करेंगे जमानत जैसी चीजों में तो क्लैरिटी रहेगी कि चलो ये चीज इस प्रकार से काम करेगी। उसके बाद है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल भी एक ऐसा टर्मोलॉजी है जो प्रॉपरली हमारे बैरेक्स में कहीं दिखता नहीं है, लेकिन ये होता है कि एक शॉर्ट टर्म बेल, यानी कि कोर्ट फाइनली जमानत दे दे या जमानत ना दे, कोर्ट फाइनली बेल दे या ना दे, उसके बीच में उसके बीच में एक शॉर्ट टर्म बेल दे देना, उसे बोलते हैं इंटरिम बेल। और ये होता है जब कोर्ट में अग्रिम जमानत या जमानत के लिए सुनवाई होगी,
कोर्ट में जब अग्रिम जमानत या जमानत की सुनवाई से पहले कोर्ट में एक थोड़े समय का अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म बेल ग्रांट किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, सॉरी इंटरिम बेल बोलते हैं, जो रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल की हियरिंग से पहले दी जाती है। शॉर्ट टर्म बेल होता है जो कुछ समय के लिए होता है, ताकि जो रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल होगा उसका हियरिंग हो पाए। उसके बाद फाइनल कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या जमानत दी जानी है या नहीं दी जानी है। एंटीसिपेटरी बेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीसिपेटरी बेल को अग्रिम जमानत कहते हैं। अग्रिम जमानत का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति को संभावना है, उसकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है, उसे अभी अरेस्ट नहीं किया गया है, उसे लगता है, आशंका है, और ये आशंका रीजनेबल होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन नहीं लग रहा है तो चलो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ग्राउंड्स दिखाना पड़ेगा। ग्राउंड्स में क्या हो सकते हैं? इज इट मैंडेटरी कि कोई एफआईआर या कोई केस उसके अगेंस्ट हो चुका हो? तो आंसर है नहीं। ये जरूरी नहीं है कि उसके अगेंस्ट कोई भी केस हुआ हो, लेकिन आशंका युक्त होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, तभी तो कोर्ट ग्रांट करेगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको किस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को भय है कि एक रेप के मैटर में उसको फंसाया जा सकता है, तो ये ग्राउंड होगा कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए ग्रांट कर सकता है, वहां जा सकता है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एंटीसिपेटरी बेल के कुछ अपवाद भी हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ बता दूं मोटे मोटे तौर पर, रेप के कुछ क्लाउजेज, रेप के बहुत सारे प्रोविजंस हैं 64 से लगाकर, उसमें से कुछ क्लाउजेज में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। नॉर्मल रेप में एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है, लेकिन कुछ क्लाउजेज हैं जहां पे एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं है। उसी प्रकार हमारा SC ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं है। उसी प्रकार पॉक्सो एक्ट, जिसमें एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, बट कुछ जजमेंट्स के द्वारा ये बताया गया है कि पॉक्सो जैसे मामलों में भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं उसमें जिसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तो इन सभी अपराधों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। और उत्तर प्रदेश राज्य ने काफी सारे संशोधन किए हैं इस प्रोविजंस में, और वहां पर एंटीसिपेटरी बेल जो है महिलाओं से रिलेटेड ऑफेंस में हटा दी गई काफी सारे प्रोविजंस में। और इससे पहले भी एंटीसिपेटरी बेल जो हमारे CRPC 438 में था, 438 में उत्तर प्रदेश ने उस सेक्शन को ही स्थगित कर दिया था। यानी यूपी राज्य में कोई भी एंटीसिपेटरी बिल फाइल नहीं हो पा रही थी। 2019 में उसको फिर से एक्टिव कर दिया गया था। और अभी जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया और उसमें 482 में आपका एंटीसिपेटरी बिल आया, तो ये वहां पर एक्टिव है। और अभी इसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन करके एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस को थोड़ा चेंज किया है। आप लोगों को पता है कि जो BNSS है, ये कंकरेंट लिस्ट का कानून है, यानी समवर्ती सूची का कानून है। इसमें संशोधन करने का अधिकार संसद यानी पार्लियामेंट और स्टेट यानी राज्यों को भी है। और स्टेट गवर्नमेंट होते हुए उत्तर प्रदेश ने इसका प्रयोग करके कुछ संशोधन किए हैं, जो केवल उसी राज्य में लागू होंगे, दूसरे राज्यों में नहीं। तो अगर आप यूपी वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पर उन स्टेट अमेंडमेंट्स को भी थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 482 में आपका एंटीसिपेटरी बेल दिया गया है। एंटीसिपेटरी बेल में बेल देने का अधिकार केवल सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को ही है, किसी और को नहीं। पहले ये CRPC में 438 में हुआ करता था। गिरफ्तारी से पहले ही मांगी जाएगी, और गैर जमानती मामले होने चाहिए। बेलेबल ऑफेंस में ये अग्रिम जमानत नहीं मांगा जा सकता है। उसके बाद है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल का मतलब, ये प्रोविजन आप लोगों ने सुना होगा, हमारे BNSS के सेक्शन 187 में दिया गया है आपको डिफॉल्ट बेल का प्रावधान। तो डिफॉल्ट बेल क्या होता है?
डिफॉल्ट बेल होता है कि जब पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसका एक स्पेसिफाइड टाइम है, जो है आपका 60 डेज या मैक्सिमम 90 डेज। अलग अलग तरह के ऑफेंस के लिए अलग अलग टाइम लिमिट दी गई है। इस टाइम लिमिट में अगर पुलिस ने चार्जशीट, जिसको पुलिस रिपोर्ट, जिसको चालान के नामों से हम जानते हैं, फाइल नहीं की, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है कि वो डिफॉल्ट जमानत, डिफॉल्ट बेल, जिसे वैधानिक जमानत भी कहते हैं, प्राप्त कर ले। और इसमें हमारे किसी भी कानून के मैकेनिज्म में कोई प्रावधान नहीं है कि उस व्यक्ति को रोक लिया जाए कि हम आपको जमानत नहीं दे सकते हैं। तब यहाँ पर जमानत उसका अधिकार हो जाएगा और उसको रोक पाना संभव नहीं है। इसका एक विधिक उपचार यही है कि पुलिस चार्जशीट फाइल कर दे और तब वो उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। यानी इस 187 सबसेक्शन 3 में जो अधिकार है डिफॉल्ट बेल का, उसका प्रयोग हम तभी कर सकते हैं, अभियुक्त तभी कर सकता है, गिरफ्तार व्यक्ति तभी कर सकते हैं जब उसके विरुद्ध अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन 60 डेज या 90 डेज के अंतर्गत कंप्लीट नहीं होता है। अगर ये डेज कंप्लीट हो गए और इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाई पुलिस, तब उनको जमानत मिल जाएगा और ये जमानत उनका अधिकार होगा। उनको न्यायालय का विवेक या डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। चार्जशीट खत फाइल हो जाने के बाद ये अधिकार खत्म हो जाता है। एक और प्रकार का बेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सशर्त जमानत या फिर कंडीशनल बेल। कंडीशनल बेल में न्यायालय कुछ एडिशनल कंडीशन लगाकर व्यक्ति को छोड़ती है, कुछ और भी ज्यादा शर्तों का उसमें यूज किया जाता है, जिसे हम लोग कंडीशनल बेल के नाम से जानते हैं, जो सेक्शन 480 सब सेक्शन 3 में आपको दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट केस तो पढ़ेंगे हम लोग। तो जब बेल या जमानत की बात आती है, तो सबसे पहला केस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है हमारे पास, जो मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश का केस था। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश का केस मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1978 का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज VR कृष्णा अय्यर, आप सिर्फ कृष्णा अय्यर नाम याद रखेंगे तो काफी है। कृष्णा अय्यर जस्टिस ने ये एक स्टेटमेंट बोला था, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। यानी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। यानी कि जमानत दिया जाना चाहिए और जेल सिर्फ आपराधिक परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। अर्थात जब कार्रवाई चल रही है, कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, तो अभियुक्त को बेल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको जेल में रखा जाना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शनल कंडीशन है, अगर लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, भाग जाएगा, छिप जाएगा, फरार हो जाएगा, एब्सकॉन्ड हो जाएगा, या कुछ ऑफेंस कर सकता है, ऐसे कंडीशंस में उसको जेल में रखना उचित होगा। अदरवाइज नॉर्मली बेल दे देना चाहिए। यानी बेल देने का पक्षधर शुरुआती समय से ही रहा गया है। और अभी रिसेंटली DY चंद्रचूड़, जो हमारे एक्स CGI थे, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनमें उन्होंने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, यानी कि सेशन कोर्ट्स को भी हर मामलों में जमानत देने का हिम्मत रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जमानत नहीं दे सकते हैं, संकोच ना करें जमानत देने वाले में, क्योंकि बेल इज द रूल, यानी कि जमानत देना एक नियम है। तो आपने जब नियम के अनुसार काम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जेल अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा एक्सेप्शन वाली बात है कि आपने जेल क्यों दिया। लेकिन लोअर कोर्ट्स में इसके एडवर्स काम हो रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर सेशन कोर्ट अगर बेल दे भी सकते हैं तो भी वो जल्दी बेल नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे जो भी जुडिशियल रीजंस हो उनके पास, बट वो बेल ग्रांट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला केस जिसको आप मेंस में भी लिखते हैं और प्रीलिम्स में भी कई बार आता है, याद क्या रखना है, इस केस का नाम याद रखना है। किसने बोला? कृष्ण अय्यर साहब ने बोला। क्या बोला? जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। उसके बाद एक लेटेस्ट केस 2022 का, वेरी लेटेस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 का केस है आपका सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, को शॉर्ट में हम CBI बोलते हैं।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हम लोग शॉर्ट में सीबीआई बोलते हैं, तो आप सीबीआई लिख सकते हैं सिर्फ। सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई का केस जो 2022 का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल के रिगार्डिंग कुछ और गाइडलाइंस को दिया था। जमानत के कुछ और दिशा निर्देश गाइडलाइंस दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। इवन ये 2022 के बाद जो भी जुडिशियल एग्जाम्स हुए थे एपीयू सिविल जज या एडीजे वगैरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, वहां भी ये काफी ज्यादा पूछे गए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और अभी भी है। तो इस केस में, और आप मेंस आंसर राइटिंग भी करेंगे तो इसको मेंशन करेंगे, और प्रीलिम्स और इंटरव्यू में ये आपके पास तो आएगा ही आएगा। तो सत्येंद्र कुमार अंटिल में कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे, जमानत में क्या क्या चीजों को देखा जाना चाहिए था, उन चीजों के बारे में प्रावधान किया गया। उसके बाद एक और केस था जो अग्रिम जमानत से संबंधित है, जिसका नाम है गुरुबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज। गुरुबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज का केस है हमारा। ये एंटिसिपेटरी बेल यानी सेक्शन नंबर 482, सेक्शन नंबर 482 से ये रिलेटेड है। इसमें दिए गए हैं गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल्स। एंटिसिपेटरी बेल्स कब दिए जाएंगे, उसके गाइडलाइंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। हमारे मन में एक संदेह हमेशा उत्पन्न होता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल तब मिलेगी जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट आ चुका हो। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली जब सेक्शन नंबर 210 210 का हम अवलोकन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मोटे तौर पर तीन तरीके से केस न्यायालय के पास आते हैं, जिसमें से दो फेमस है, एक एफआईआर और एक कंप्लेंट। एफआईआर 173 में जाएगा और कंप्लेंट 223 बीएनएसएस के अंतर्गत जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई परिवाद नहीं हुआ है, नो एफआईआर नो कंप्लेंट, तो उस कंडीशन में क्या तब भी वो एंटीसिपेटरी बेल मांग सकता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसमें एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग दिशा निर्देश दिए गए थे, और सत्येंद्र कुमार अंटिल के केस में जमानत के संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे। दोनों अलग चीजें हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन एफआईआर और कंप्लेंट फॉर एंटीसिपेटरी बेल। द ओनली रीजन फॉर अरेस्ट शुड बी द एबव सस्पिशन, यानी कि सस्पिशन हो, डाउट हो, डर हो कि उसे के खिलाफ कोई एफआईआर होगी, कोई कंप्लेंट होगा, या उसे किसी अजमानती मामले में नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि आशंका होनी चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए आशंका का, और उस आशंका एंटिसिपेशन के प्लस अपराध और जमानती होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। उसके बाद ही उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बिल फाइल कर सकता है। अग्रिम जमानत के लिए एफआईआर या परिवाद होना आवश्यक नहीं है, केवल गिरफ्तारी की युक्तियुक्त आशंका होनी चाहिए। आशंका होना अनिवार्य है, और वो भी अजमानती मामलों में गिरफ्तारी का होना चाहिए। तो ये भी केस इंपॉर्टेंट है, आप मेंस राइटिंग में कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आने की संभावना थोड़ी कम होगी, लेकिन मेंस में आप इसको ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। उसके बाद यही स्टेटमेंट एक और केस में कहा गया था जो लेटेस्ट है, ये सब आप मेंस में यूज कर सकते हैं। सावित्री अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सावित्री अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009 सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अग्रिम जमानत में एफआईआर या परिवाद होना आवश्यक नहीं है। नो एफआईआर नो कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि उसको गिरफ्तारी का युक्ति आशंका होना चाहिए, और वो आशंका अजमानती मामलों में होना चाहिए और जमानती अपराध में होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। तब जाकर उसे इस सेक्शन 482 के तहत
एंटीसिपेटरी बेल ला सकता है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में। उसके बाद आपका एक और केस है 2016 का। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही अग्रिम जमानत दिया जा चुका है, यानी एंटीसिपेटरी बेल दे दिया गया है, तो फिर से वापस उसको नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि 482 में अगर उसको बेल मिल चुका है तो उसको अगेन 480 में कोई बेल देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जमानत पर है। मतलब अगर कोई अभियुक्त, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर आता है सेक्शन नंबर 482 बीएनएसएस के अंतर्गत, और उसके बाद अब सोचता है कि ये तो अग्रिम जमानत है, तो हम रेगुलर जमानत के लिए भी फाइल कर दें उसी के आधार पर कि देखो सेशन कोर्ट ने जमानत दे दिया है एंटीसिपेटरी, और या हाई कोर्ट ने दे दिया है, तो हम रेगुलर बेल भी ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्रिम जमानत हो या जमानत, नियमित जमानत हो, जमानत तो जमानत होता है। एंटीसिपेटरी बेल जब मिल चुका है आपको, तो ऑलरेडी आप जमानत पर हैं, गिरफ्तारी से पहले। गिरफ्तारी हुई भी नहीं है और आप पहले से जमानत ले चुके हैं। तो जब अग्रिम जमानत मिल चुका है तो उसके बाद नियमित जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये प्रोसेस होना भी नहीं चाहिए। तो रुक्मिणी महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में ये बातें बताई गई हमें। इन द केस ऑफ रुक्मिणी महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स रेगुलर बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड व्हेन एंटीसिपेटरी बेल हैज बीन ग्रांटेड। यानी कि जब एंटीसिपेटरी बेल दिया जा चुका है तो उस कंडीशन में कोई भी अग्रिम जमानत जब मिल चुकी है एक बार, तो नियमित जमानत देने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो दिया नहीं जाना चाहिए। एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो रेगुलर बेल की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर हमने इस पीडीएफ के माध्यम से उन सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को और टर्मिनोलॉजी को जो हमें बेरेट से अलग पढ़ने हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया। जमानत एक डायनेमिक प्रोविजन है और इसमें निरंतर नए नए जजमेंट्स और गाइडलाइंस और साइटेशंस आते रहते हैं। लेकिन बीइंग ए जुडिशियल एस्पायरेंट आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं कि हर छोटी छोटी अपडेट्स पर आप नजर रखें। लेकिन हाँ, कुछ अगर मेजर अपडेट होते हैं, कोई मेजर गाइडलाइंस आते हैं किसी केस में, तो उस पर नजर बिल्कुल रखें, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस में तो ये काम आता ही है, उसमें तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो इसमें तो रेगुलर अपडेट होना ही पड़ता है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप बड़ी बड़ी जो संशोधन या कुछ भी आएगा उसमें अपडेट होते रहिएगा। बाकी इतने केसेस आपके लिए पर्याप्त हैं। स्पेशली दो केसेस प्रीलिम्स में आप देखते हैं, एक मोतीराम का केस, मोतीराम का केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जज के नाम पूछे जाते हैं, क्या बोला ये पूछा जाता है। और दूसरा सत्येंद्र कुमार अंटिल का है। ये दो केसेस आप बहुत ज्यादा अच्छे से याद करेंगे, और बाकी सब कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए और मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पढ़िएगा तो कोई प्रोविजन में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बेरेक्ट पर जाएंगे और बेरेक्ट से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को, सेक्शन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो पढ़ेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी डेप्थ तक क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना रहे। तो बेरेक्ट पर जाते हैं और उसमें उन चीजों को पढ़ते हैं। सर ये सावित्री अग्रवाल वाला केस और एक बार बता देंगे। बिल्कुल। सावित्री अग्रवाल के केस में ये बोला गया था कि जो